दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। इस वीडियो में आज हम लोग जीएस और हिंदी दोनों सब्जेक्ट्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम और सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इस वीडियो में आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। हम लोग सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह समझते हुए सॉल्व करेंगे ताकि सभी प्रश्नों के उत्तर याद रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, बिहू। दोस्तों बिहू नृत्य असम से संबंधित है। नौटंकी नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथकली केरल से संबंधित है। गरबा गुजरात से संबंधित है। अगला प्रश्न है, योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है और इसे सितंबर 2018 में 10,000 कर दिया गया है। ठीक है, बढ़ा दिया है 5,000। और प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन और जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना है, परिवार का बैंक खाता खोलना है। दोस्तों इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को हुई। 15 अगस्त 2014 को, और इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी ने की। ये दो डेटें याद कर लेंगे, 28 अगस्त 2014 इसमें शुरुआत हुई थी और घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, बिहार। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। वर्तमान बिहार राज्य के पटना तथा गया जिले मगध जनपद के हिस्से थे। अगला प्रश्न है, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान का सदस्य भारत नहीं है। ये इस संगठन के सम्मेलनों में भाग लेता है। आसियान इस 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया में है। राजधानी जकार्ता है। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। बाकी भारत राष्ट्रकृत G20 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य है। अगला प्रश्न है, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, भारत। दोस्तों भारत की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में जो 2018 में संपन्न कैरम विश्व कप श्रीलंका को हराकर जीता था। अगला प्रश्न है, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉक नाम दिया गया। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सूडान। दोस्तों ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को सूडान ब्लॉक नाम दिया गया है। ठीक है, ये याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली भारतीय महिला कौन थी? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, हरमनप्रीत कौर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को न्यूजीलैंड के खिलाफ 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं, जबकि वर्तमान में कप्तान मिताली राज वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त डिंबाणु को हटाने में सक्षम है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तिल्ली। दोस्तों तिल्ली या फलीहा मानव उदर में स्थित एक अंग है जो
रक्त का संचित भंडार रखने के लिए, साथ साथ अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने या हटाने का काम करता है, इसलिए इसे आरबीसी की कब्रगाह भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, तांबा। दोस्तों गुलाबी सोने और तांबे की मिश्र धातु है जिसका उपयोग आभूषण प्रसंस्करण उद्योग में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलकीकरण किया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नॉयलान 6। दोस्तों कैप्रोलैक्टम एक चक्रीय एमाइड है, इसका प्रयोग एक मैनोमीटर के रूप में नायलॉन 6 बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, M1L2T3। ये शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है। ठीक है, शक्ति बराबर कार्य अपॉन समय बराबर बल इंटू विस्थापन अपॉन समय। ठीक है, ये शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है। अगला प्रश्न है, CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जिप्सम। दोस्तों जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। जिप्सम एक तहदार खनिज है जिसे सेलेनाइड भी कहते हैं। दोस्तों रासायनिक संरचना की दृष्टि से ये कैल्शियम का सल्फेट है जिसमें जल के 2 अणु रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चिन्ह है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, मछली। उत्तर प्रदेश के पुलिस के चिन्ह में 2 मछलियों का प्रतीक बना हुआ है। इसके शीर्ष पर अशोक स्तंभ अर्थात भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है। दोस्तों कितनी सीटों का लोकसभा में उत्तर प्रदेश योगदान करता है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 80। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में सीटें क्रमशः 403 और 100 हैं। 403 विधानसभा और 100 सीटें विधान परिषद की हैं। 80 सीटें लोकसभा की हैं, 31 सीटें राज्यसभा की हैं। अगला प्रश्न है, माघ मेला के दिन शुरू होता है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मकर संक्रांति। दोस्तों माघ मेला प्रयागराज में हर साल माघ जनवरी में लगता है। इसकी शुरुआत माघ महीने में मकर संक्रांति के दिन से होती है। प्रयागराज में हर 6 वर्ष पर अर्धकुंभ और प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है। प्रयागराज, उत्तरकाशी, हरिद्वार इत्यादि स्थलों का माघ मेला प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, माघ मेला के दिन शुरू होता है। दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हुआ है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मकर संक्रांति। माघ मेला मकर संक्रांति के दिन लगता है और ये जनवरी महीने में शुरू होता है, ये याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, कभी संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वाराणसी। कबीर का जन्म 1440 में हुआ था। वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से कबीर का जन्म हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण नीरू और नीना नामक जुलाहों के यहाँ हुआ था। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी।
इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाछू खान। उस्ताद बाछू खान ने लखनऊ घराने की नींव रखी थी। लखनऊ घराना भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली के नृत्य कथक तथा गायकी से संबंधित घरानों में से एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और दूसरा कौन सा रंग होता है दोस्तों? दूसरा रंग होता है आपका ऑप्शन बी नीला। उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ध्वज में दो रंग लाल और नीला होता है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब चीनी किस भाषा में है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ब्रज भाषा। दोस्तों, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब चीनी ब्रज भाषा में है। इन्होंने ही खड़ी बोली का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को से सम्मानित किया गया था। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पद्म विभूषण। 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जगद्गुरु रामभद्राचार्य प्रख्यात हिंदू धर्म गुरु हैं जो रामानंद संप्रदाय से संबंधित हैं। ये तुलसी पीठ के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। इन्होंने गीता रामायण में श्री भार्गव राघविमम आदि साहित्यिक रचनाएं की हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया था? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए चुंगी। दोस्तों, जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसका उद्देश्य राज्यों के मध्य वित्तीय बाधाओं को दूर कर एक समान कर की व्यवस्था करना है। चुंगी मनोरंजन कर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सरचार्ज और सेस इत्यादि अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 7 अप्रैल। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सन 2019 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर, अर्थात हर किसी को हर जगह बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले। ठीक है, 2021 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम एक निष्पक्ष स्वास्थ्य विश्व का निर्माण है। अगला प्रश्न है, नियॉन लैंप का आविष्कार द्वारा किया गया था। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जॉर्जिस क्लाउड। नियॉन लैंप का आविष्कार दोस्तों जॉर्जिस क्लाउड के द्वारा किया गया था। इसका आविष्कार 1910 में हुआ था। ये एक छोटे आकार का गैस डिस्चार्ज लैंप है। इस लैंप में कांच की एक कैप्सूल होती है जिसमें नियॉन और गैसें कम दाब पर भरी होती हैं तथा इस लैंप से नारंगी रंग का प्रकाश निकलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अवतार। दोस्तों, अवतार किसी फोरम, सामाजिक नेटवर्क या वीडियो गेम आदि में किसी ऑनलाइन व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आइकन या आकृति है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया के सबसे पास है। ये करीब 150 किलोमीटर दूर है। देश अंडमान निकोबार द्वीप से दूर हैं। ये वाले देश अंडमान निकोबार द्वीप से मतलब दूर हैं। इंदिरा पॉइंट को भारत का दक्षिणतम बिंदु भी कहते हैं, ये भी याद कर लेंगे। इंदिरा पॉइंट सबसे नज़दीक है इंडोनेशिया के और इसे दक्षिणतम बिंदु कहते हैं भारत का। अगला प्रश्न है, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अर्जेंटीना। दोस्तों, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना देश की राजधानी है और बोलेविया राजधानी है लापाज की। वेनेजुएला काराकस, ब्राज़ील ब्राज़ीलिया, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स की राजधानी है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, काजीरंगा। दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत तथा विश्व में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये राष्ट्रीय उद्यान असम का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो गोलाघाट नौगांव जिले में स्थित है। वर्ष 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल है। अगला प्रश्न है, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मणिपुर। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। सिक्किम की राजधानी क्या है दोस्तों? गंगटोक है। ठीक है, तो इम्फाल की राजधानी मणिपुर, त्रिपुरा की अगरतला, नागालैंड की कोहिमा और सिक्किम की गंगटोक है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, भुवनेश्वर। दोस्तों, भुवनेश्वर जो कि ओडिशा की राजधानी है, कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित शहर है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर ए है, नागालैंड। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, इस महोत्सव का नामकरण ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर हुआ। ये उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड का प्रसिद्ध त्यौहार है। ये नागा समुदाय की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का एक कलात्मक प्रदर्शन है जो कि नागा समुदाय की विविधता को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, ये नागालैंड के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। याद कर लेंगे, हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इम्फाल कोहिमा। आज़ाद हिंद फौज ने वर्ष 1944 में इम्फाल और बर्मा में अंग्रेजी भारतीय सेना का मुकाबला किया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में की थी। ये भी याद कर लेंगे, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, तो निर्माण के बाद आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध इम्फाल कोहिमा क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृषभ। दोस्तों, महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में वृषभ की पूजा की जाती है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र में वहाँ के किसानों द्वारा भादों या भाद्रपद मास के पिथौरी अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है। किसको अधिकार दिया जाता है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का? दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। महान्यायवादी से एक प्रश्न ज़रूर आता है आपके एग्ज़ाम में। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 76(1) ठीक है को देता है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये किसी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
कि राइस टेक कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल पर 2100 अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की राइस टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर 2100 अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन भारतीय विरोध की वजह से इस पेटेंट को रद्द कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। किसके द्वारा हाथ से लिखा गया? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी रायजादा। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया भारतीय संविधान एक मुद्रित दस्तावेज नहीं था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसकी हस्तलिपि तैयार की थी और आचार्य नंदलाल बोस ने मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों ने इसे अलंकृत किया। ये दस्तावेज अब भारत की संसद की पुस्तकालय में संरक्षित है। अगला प्रश्न है, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रिटोरिया। दोस्तों, 7 जून 1893 को गांधी जी प्रिटोरिया जाने के लिए फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सफ़र कर रहे थे, जो गोरे लोगों के लिए रिजर्व था। बैग टिकट होने के बावजूद केवल रंग भेद के कारण उन्हें पीटर्सबर्ग स्टेशन पर ज़बरदस्ती धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग के नाम पर होने वाले भेदभाव और भारतीय समुदाय के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का निश्चय किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग दोस्तों हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, एक छंद में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 8, डी 10। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 4। एक छंद में 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। मुहावरा है गीदड़ भभकी। इसका सही अर्थ वाला विकल्प कौन सा है? ऑप्शन ए, कोरी धमकी। गीदड़ भभकी मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होगा कोरी धमकी। ठीक है, विरोध करना मुहावरा, इसका हो जाएगा सिर उठाना। धूर्त व्यक्ति, इसका मुहावरा होगा रंगा सियार। आरोप लगाना, लांछन लगाना। अगला प्रश्न है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है स्रा। रस का संबंध स्रा धातु से माना जाता है। ठीक है, स्रा धातु का शाब्दिक अर्थ है बहते जाना, अर्थात जो भाव कविता के साथ बहता रहे उसे रस कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। इसमें विकल्प है हाथी ने केला खाया, कर्मवाच्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथी द्वारा केला खाया गया। परिवर्तन का सम्यक विकल्प हाथी द्वारा केला खाया गया है। जब क्रिया का रूपांतरण कर्म के लिंग वचन आदि के अनुरूप हो तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? आधा रुकना किस चिन्ह का अर्थ है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है अर्ध विराम, यानी आधा रुकना। ये क्या है? अर्ध विराम है। और ये है अल्प विराम, ये पूर्ण विराम है, और ये विस्मय बोधक भावों का घोतक है। ठीक है, ये अर्ध विराम हो गया आपका, याद देख लेंगे, याद कर लेंगे इसको। ये अल्प विराम है, ये पूर्ण विराम है, ये विस्मय बोधक विराम। तो इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? तो ये ऑप्शन बी अर्ध विराम, आधा रुकना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए।
सही समास वाला विकल्प इसमें से शब्द दिया है दशानन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 है आनन जिसके। ठीक है, दशानन का मतलब होता है 10 हैं आनन जिसके, जिसका अर्थ है रावण होता है। ठीक है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिवार्य। यानी जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, इसका एक सबसे अच्छा शब्द कौन सा बनेगा? जो अनिवार्य। जो किसी स्थिति में टाला ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा अनिवार्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। उस शब्द को चुने। अरुण, अरुण का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, सूर्य। दोस्तों, अरुण का एक अर्थ सूर्य है। अरुण के और भी अर्थ हैं जैसे लाल रंग, सुर्ख, काल, प्रातःकालीन, सूर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्तियां पहचानिए। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, में, पर। में पर अधिकरण कारक की विभक्ति है। संज्ञा के जिस रूप में क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें में पर उपसर्ग लगते हैं रा, रे के संबंध कारक के तथा अरे संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम भेद नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अति उत्तम पुरुष। दोस्तों, अति उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। बाकी तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद हैं, मध्यम, उत्तम और अन्य पुरुष। अति उत्तम पुरुष सर्वनाम पुरुषवाचक का भेद नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो, उसको क्या कहेंगे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आसन्न भूतकाल। दोस्तों, आसन्न भूतकाल सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पूर्वकालिक क्रिया। ये वाक्य है, अनु ने देखकर निबंध लिखा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। इसमें पूछ रहा है कि वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। कौन सा भेद है इसमें? अनु ने देखकर निबंध लिखा, यानी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 वाक्य में संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। प्रबंधकर्ता, प्रबंधकर्ता इसका सही स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका सही स्त्रीलिंग होगा प्रबंधकत्री। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। नेता, नेता का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नेता। नेता का बहुवचन नेता ही होगा, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। ऋतु, ऋतु का बहुवचन शब्द क्या होगा? बहुवचन रूप वाला विकल्प इसमें से कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऋतुएं। ऋतु का बहुवचन दोस्तों ऋतुएं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है?
इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संयुक्ताक्षर। जब कोई स्वर रहित व्यंजन से संयोजित होता है तब ये संयोग संयुक्ताक्षर के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अणा। अणा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं। वर्णमाला में 5 वर्ण हैं जिनका उच्चारण मुख और नसिका से होता है, ठीक है, जिसमें एक है माँ, अणा, या, अड़ा, ना। अगला प्रश्न है निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है। ये करेला कड़वा है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मूलावस्था। कड़वा मूलावस्था में विद्यमान है। धातव्य हो कि विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। एक होता है मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा उत्तमावस्था। तो ये करेला कड़वा है, ये किस अवस्था में है, ये है मूलावस्था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामचरितमानस। दोस्तों तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम रामचरितमानस है। रामचंद्रिका केशवदास द्वारा रचित है। अखराबट जो है वो सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित काव्य रचना है। अगला प्रश्न है रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। रंगभूमि किसने लिखा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद्र। रंगभूमि प्रेमचंद्र कृत प्रसिद्ध उपन्यास है जिसकी पृष्ठभूमि गांधीवादी आंदोलन से प्रेरित है। सूरदास नामक पात्र इसका प्रमुख एवं प्रसिद्ध पात्र है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी सब्जेक्ट के लिए जयशंकर प्रसाद काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कामायनी। कामायनी छायावाद के स्तंभ पुरुष जयशंकर प्रसाद की कालाईजी रचना है जो कर्मभोग नाश की समरसता का वर्णन करती है, आनंदवाद पर बल देती है। ये 15 सर्गों में विभक्त है। अगला प्रश्न है 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रमेश कुंतल मेघ। दोस्तों 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश कुंतल मेघ को उनके साहित्यिक समालोचन ग्रंथ विश्व मिथक सरिता सागर के लिए प्रदान किया गया था। 2020 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार कवयित्री अनामिका को उनकी रचना टोकरी में दिगंत के लिए दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विकल्प क्या है तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। दिए गए विकल्प में पंक्ति तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प अनुप्रास अलंकार है, जिसके अंतर्गत एक पंक्ति में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है। यहाँ ता वर्ण की आवृत्ति 5 बार हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार प्रमाणित होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। आज दिन भर वर्षा होती रही। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्रिया विशेषण अव्यय। आज दिन भर वर्षा होती रही। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी के घर जाओ। ठीक है, अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप इसमें सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है। आप नानी के घर जाओ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आप नानी के घर जाइए। ये शुद्ध है और इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप क्या है आप नानी के घर जाइए। आप आदर सूचक सर्वनाम है, इसके साथ बहुवचन का क्रिया रूप प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। कौशल, कौशल का सही समान अर्थ वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षता। कौशल शब्द का सम्यक समानार्थी शब्द दक्षता है। नीड घोंसले का समानार्थी शब्द है। ठीक है, ज्योत्सना रोशनी का संबंध समानार्थी शब्द है। और चपल, चपल जो है तीव्रता, तीव्रता का समानार्थी शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अपगुण शब्द में उपसर्ग है। अपगुण में क्या उपसर्ग होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, अब जो है उपसर्ग है अपगुण शब्द में। लगा उपसर्ग अब सर्वाधिक उचित विकल्प है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सफल। सफल ऐसा शब्द है जो प्रत्यय से नहीं बना है और सभी ये तीनों शब्द जो हैं क्रमशः इमा, ललिमा, इमा से, और शक्तिमान ई से, और लकड़ी ई से। शक्तिमान जो है मान से बना है, लकड़ी ई से है, ठीक है, ललिमा इमा से है। सफल जो है वो प्रत्यय से नहीं बना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है ग्राम। ग्राम का सर्वाधिक उपयुक्त तद्भव रूप होगा ऑप्शन बी, गांव। गांव तद्भव है, ग्राम तत्सम है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। शब्द दिया है बंधन, इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? इसका विपरीत शब्द होगा मुक्त। दोस्तों दिए गए विकल्प में बंधन का विपरीतार्थक शब्द है मुक्त। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सूक्ति, दोस्तों सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए है सु प्लस उक्ति, बी सा प्लस उक्ति, सी सा प्लस क्ति, और डी है सा प्लस उक्ति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सु प्लस उक्ति। ठीक है, दिए गए विकल्पों में सूक्ति का सम्यक संधि विच्छेद सु प्लस उक्ति है। ये शब्द दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनिश्चयवाचक। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। दोस्तों सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, गरीबों की सहायता करो, गरीबों शब्द का क्या है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जातिवाचक। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों में किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आज डाकघर में हड़ताल है, या गरीबों की सहायता करो, तो गरीबों इसमें क्या आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य में कारक बताइए। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंध कारक। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो तो वो संबंध कारक कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गरिमा।
गरिमा स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि और तीनों जो हैं लेख, स्पर्श और दुख, यानी दुख, लेख, स्पर्श, ये शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। गरिमा भाववाचक संज्ञा होने की के साथ साथ व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है। गरिमा महत्व, गौरव या गर्व, ठीक है, ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केवट, ठीक है। कैवर्त शब्द का तद्भव केवट हो जाएगा। कैवर्त तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, गृध शब्द का तद्भव रूप है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गीध। गीध भारतीय गिद्ध पुरानी दुनिया का गिद्ध है, जो नई दुनिया के गिद्धों से अपने सूंघने की शक्ति से अलग है। ये मध्य और पश्चिमी से लेकर दक्षिणी भारत में पाया जाता है। प्रायः ये जाति खड़ी चट्टानों में अपना घोंसला बनाते हैं। तो गीध का तद्भव क्या होगा, गृध का गीध हो जाएगा। गृध क्या है, तत्सम है। अगला प्रश्न है, उर्मी प्रकाश, ठीक है। उर्मी के अनेकार्थी शब्दों में इसका क्या होगा, तरंग होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अति। अत्यंत में अति उपसर्ग लगा है। अति का अर्थ है अधिक, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है। सम उपसर्ग इसमें से किसमें लगा है, ऑप्शन सी, संहार, ठीक है। संहार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सम उपसर्ग के अन्य उदाहरण हैं जैसे संगीत, संस्कार, ठीक है, या संगति, ये सब सम उपसर्ग के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, परमेश्वर, परमेश्वर कौन सी संधि है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुण संधि। परमेश्वर के नियम के अनुसार आ प्लस बड़ी ई बराबर ए, गुण संधि है। परमेश्वर का संधि विच्छेद होगा परम प्लस ईश्वर बराबर परमेश्वर। परमेश्वर का अर्थ होता है भगवान। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर कौन सी संधि है दोस्तों, प्रत्युत्तर संधि है यण संधि, ठीक है। ई प्लस उ, यू हो जाएगा। यण संधि में प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद होगा, प्रति प्लस उत्तर, ठीक है, प्रत्युत्तर हो जाएगा, प्रत्युत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द में संधि के उचित विकल्प को चयनित कीजिए। अत्याचार, अत्याचार में संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अति प्लस आचार। अति प्लस आचार अत्याचार का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है, मिंकू खेल रहा है, ये किस तरह का वाक्य है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सरल वाक्य। मिंकू खेल रहा है सरल वाक्य है। जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। इसमें गंगा का पर्यायवाची ऑप्शन डी, सरिता नहीं है। सरिता जल का वह प्राकृतिक प्रवाह जो किसी पर्वत से निकलकर निश्चित मार्ग से होता हुआ समुद्र या किसी दूसरे बड़े जल में प्रवाह में गिरता है, उसे कहते हैं। जानवी, देवापगा, सुरसरी, ये क्या है, ये गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। सरिता गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से ये युग्म अशुद्ध है। इसमें से कौन सा युग्म ऐसा है जो अशुद्ध है पर्यायवाची की दृष्टि से। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यमुना जानवी। यमुना जानवी अशुद्ध युग्म है। जानवी गंगा का समानार्थी होता है, यमुना का नहीं होता है, ठीक है। बाकी ये तीनों सही हैं, सरोवर, पुष्कर, कमल, तामरस, डी काम, इसमें है कामदेव, मनोभाव, ठीक है। तो यमुना के समानार्थी शब्द क्या होगा, जमुना, सुरसता, कृष्णा, कालिंदी, ये सब जमुना के सरस्वती हैं। जानवी गंगा का पर्यायवाची है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न शब्द का विपरीत अर्थ बताइए। अर्थ का विपरीत क्या होगा। अर्थ का विपरीत ऑप्शन डी, अनर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्वत की तलहटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपत्यका, ठीक है। पर्वत की तलहटी। बेसिन, बेसिन क्या होगा, बेसिन है द्रोणी क्षेत्र। घाटी, घाटी दो पर्वतों के बीच का सकरा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला उसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं कृपण। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं। जो कम खर्चा करता हो उसको मितव्ययी कहेंगे।
अगला प्रश्न है, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। इसको कहेंगे कढ़ाई से आ गिरा चूल्हे में, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ना।